आर्या अपने ब्रह्मांड में लौट आई है, लेकिन उसका दिमाग अब भी आदित्य को बचाने और नियंत्रक संगठन को खत्म करने के तरीकों की खोज में लगा है। जब उसे एक गुप्त संदेश मिलता है तो उसे एहसास होता है कि समानांतर ब्रह्मांड का संकट अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये सिर्फ शुरुआत थी। आर्या को अपने लैब में एक अनजान स्रोत से एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिलता है। ये वही फ्रीक्वेंसी होती है जो उसने समानांतर ब्रह्मांड में उपयोग की थी। ये संभव कैसे है? क्या कोई और भी ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर रहा है? सिग्नल को डिकोड करने पर उसे एक संदेश मिलता है, मैं जिंदा हूँ लेकिन ज्यादा समय नहीं है, मदद करो। संदेश का सोर्स उसके पुराने लैब से ही आता है, लेकिन ये तकनीकी रूप से असंभव है क्योंकि लैब को उसने खुद सील कर दिया था। आर्या अपनी टीम के पुराने सदस्य कबीर और नंदिनी की मदद से ये पता लगाती है कि ये संदेश वास्तव में एक ब्रह्मांडीय दरार इंटरडिमेंशनल रिफ्ट के जरिए भेजा गया है, जो उसके ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड के बीच बन रही है जहां वो आदित्य फंसा हुआ है। आर्या को पता चलता है कि नियंत्रक संगठन अभी भी सक्रिय है और वे एक नई योजना पर काम कर रहे हैं। ब्रह्मांडों को स्थिर करने के नाम पर वे अस्थिर ब्रह्मांडों को पूरी तरह से मिटाने योजना बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आदित्य का ब्रह्मांड खतरे में है। आर्या को एक पोर्टल दोबारा खोलना होगा, लेकिन इस बार उसे स्थिर बनाए रखना होगा ताकि वो न केवल आदित्य को वापस ला सके, बल्कि नियंत्रक के विनाशकारी प्रयोग को भी रोक सके। लेकिन संगठन के पास पहले से ही एक ब्रेकडाउन डिवाइस है जो जल्द ही आदित्य के ब्रह्मांड को खत्म कर देगा। आर्या को एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। नियंत्रक सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि एक समूह है जिसे उन लोगों द्वारा बनाया गया था जो पहले भी ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर चुके थे। उनके अनुसार बहुत अधिक समानांतर ब्रह्मांड होने से अस्तित्व ही खतरे में आ सकता है। आर्या, कबीर और नंदिनी मिलकर एक नई तकनीक विकसित करते हैं जिससे वे पोर्टल को नियंत्रित रूप से खोल सकते हैं, लेकिन उन्हें नियंत्रक से पहले ही आदित्य को बचाना होगा। आर्या समानांतर ब्रह्मांड में प्रवेश करती है जहाँ उसे आदित्य तो मिलता है, लेकिन वहाँ का समय और भौतिकी अस्थिर हो चुकी है। जैसे ही वे निकलने की कोशिश करते हैं, नियंत्रक का एक एजेंट उन्हें रोकने के लिए आता है। संघर्ष के दौरान आदित्य खुद को बलिदान करने की कोशिश करता है ताकि आर्या वापस जा सके, लेकिन आर्या आखिरी समय में अपने नए बनाए हुए डिवाइस से ब्रेकडाउन डिवाइस को निष्क्रिय कर देती है, जिससे दोनों ब्रह्मांड बच जाते हैं। जब आर्या और आदित्य वापस लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नियंत्रक संगठन में फूट पड़ चुकी है। कुछ लोग अब इस विचार से सहमत नहीं कि दूसरे ब्रह्मांडों को नष्ट करना चाहिए। आर्या और आदित्य अब ब्रह्मांडीय यात्रा के विज्ञान को बेहतर समझ चुके हैं। वे तय करते हैं कि अब वे इसे अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन लोगों को बचाने के लिए जो गलती से किसी और ब्रह्मांड में फंस गए हैं। एक गुप्त सदस्य नियंत्रक संगठन से रक्षक में शामिल हो जाता है और उन्हें धोखा देने की योजना बनाता है। आर्या को पता चलता है कि ये ब्रह्मांड जैसा दिखता है वैसा नहीं है। भावनाओं को नियंत्रित किया जाता है और स्वतंत्र सोच प्रतिबंधित है। वे अन्य ब्रह्मांडों को नष्ट करना चाहते हैं ताकि उनके सिस्टम को कोई चुनौती न दे सके। आदित्य रक्षकों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके सिस्टम में वायरस डाल देता है। इससे परफेक्ट यूनिवर्स को हराने का मौका मिलता है। रक्षक बाकी ब्रह्मांडों पर कब्जा करने के लिए आक्रमण की योजना बनाते हैं। आर्या, आदित्य, कबीर और नंदिनी पूरी ताकत से उनका विरोध करते हैं। आर्या को पता चलता है कि परफेक्ट यूनिवर्स का नियंत्रण एक एआई से होता है। इसे नष्ट करने से ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और निर्दोष लोग भी मर जाएंगे। आर्या परफेक्ट यूनिवर्स के लोगों को ये एहसास दिलाती है कि उनका सिस्टम गलत है। कुछ रक्षक भी विद्रोह करते हैं। एआई निष्क्रिय हो जाता है और ब्रह्मांड स्वतंत्र हो जाते हैं। परफेक्ट यूनिवर्स टूट रहा है। आर्या और उसकी टीम भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पोर्टल अस्थिर हो रहा है। आदित्य पोर्टल को स्थिर रखने के लिए पीछे रह जाता है ताकि बाकी बच सकें। आर्या को अपने लैब में एक संदेश मिलता है, मैं अब भी कहीं हूँ। आर्या एक गुप्त फ्रीक्वेंसी पर एक संदेश प्राप्त करती है, मैं अब भी कहीं हूँ। वो समझ नहीं पाती कि ये आदित्य है या कोई औरत। आर्या और उसकी टीम संदेश के स्रोत को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं और पता चलता है कि ये एक नए ब्रह्मांड से आ रहा है। आर्या को पता चलता है कि ये एक शून्य ब्रह्मांड है जहाँ कोई ऊर्जा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ जीवित है। आर्या और उसकी टीम एक नया पोर्टल बनाती है जो उन्हें शून्य ब्रह्मांड तक ले जाता है। ये जोखिम भरा है। वे महसूस करते हैं कि ये ब्रह्मांड समय और स्थान के नियमों को नहीं मानता। यहाँ सब कुछ अस्थिर है और जीव किसी दूसरी दुनिया के लगते हैं। आर्या को एक ऐसा जीव मिलता है जो आदित्य जैसा दिखता है, लेकिन उसकी आंखें अजीब हैं। वो कहता है, तुम बहुत देर से आई हो। वे जाग रहे हैं। आर्या को पता चलता है कि ये ब्रह्मांड एक कैद खाना है। एक देवता कैद था
चुका है और बाकी ब्रह्मांडों को नष्ट कर सकता है। आर्या को एहसास होता है कि ये आदित्य नहीं है जिसे वो जानती थी। ये एक अलग अस्तित्व है जिसने आदित्य की यादों को अवशोषित कर लिया है। आर्या को इस ब्रह्मांड से वापस जाना है और देवता को जागने से रोकना है। जैसे ही आर्या पोर्टल तक पहुंचती है, देवता उसे रोकने की कोशिश करता है। आदित्य की परछाई आर्या की मदद करने लगती है। आर्या वापस अपने ब्रह्मांड में आ जाती है, लेकिन देवता की शक्ति पहले ही उसके ब्रह्मांड में प्रवेश कर चुकी है। आर्या की लैब में एक आखिरी सिग्नल आता है, तुमने मुझे रोक दिया लेकिन मैं अब भी तुम्हारे अंदर हूँ। आर्या खुद को आईने में देखती है, उसकी आंखों में वही अंधेरा दिखाई देता है। आर्या के आसपास मशीनें अपने आप चालू बंद होने लगती हैं। कबीर और नंदिनी उस स्क्रीन को घूरते हैं जिस पर लिखा था, मैं अब भी यहाँ हूँ। क्या ये आर्या है या फिर कोई और शक्ति वापस आ रही है? कबीर जल्दबाजी में आर्या की पुरानी रिसर्च खोलता है। जैसे ही वो फाइल्स को अनलॉक करता है, लैब की लाइट्स तेजी से चमकने लगती हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर एक कोडेड मैसेज उभरता है, पोर्टल अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ, कुछ आ रहा है। एक ऊर्जावान झटके के साथ लैब में एक छोटा पोर्टल खुलता है। कुछ देर के लिए सब शांत हो जाता है और फिर अचानक एक परछाई बाहर निकलती है। वो किसी और की नहीं बल्कि आर्या की है। और लेकिन कुछ बदला हुआ लगता है। आर्या वापस आ गई है, लेकिन वो पहले जैसी नहीं लगती। उसकी यादें अधूरी हैं और उसकी आंखों में एक ठंडापन झलकता है। जल्दी आर्या को पता चलता है कि उसके अंदर एक नई शक्ति जाग गई है। वो चीज़ों को छूकर उनकी ऊर्जा पढ़ सकती है और समय को धीमा कर सकती है। लेकिन ये शक्ति कहाँ से आई? वे जानते थे, क्या शून्य ब्रह्मांड ने उसके अंदर कुछ छोड़ दिया है? आर्या को अपने सपनों में एक अजीब आवाज़ सुनाई देने लगती है, तुम मेरी जगह ले चुकी हो लेकिन तुम अभी पूरी नहीं हुई। क्या कोई और भी आर्या के साथ लौटा है? आर्या अपनी नई शक्तियों का परीक्षण करती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वे उसे बदल रही हैं। अगर उसने इन्हें नियंत्रित नहीं किया तो वो खुद एक खतरा बन सकती है। कबीर और नंदिनी को पता चलता है कि जिस पोर्टल से आर्या वापस आई थी वो अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। अगर इसे जल्द से जल्द स्थिर नहीं किया गया तो दूसरी दुनिया से कुछ और आ सकता है, शायद कुछ खतरनाक। आर्या को एक नए संदेश की झलक मिलती है, तुम अकेली नहीं आई, वो भी तुम्हारे साथ लौटा है। लेकिन कौन? आर्या को एहसास होता है कि उसके दिमाग में कोई और भी है। शून्य ब्रह्मांड का एक हिस्सा उसकी आत्मा से जुड़ गया है, एक ऐसी चेतना जो इस दुनिया की नहीं है। आर्या अपने ही शरीर से संघर्ष करने लगती है। क्या वो अब भी खुद को बचा सकती है या वो पूरी तरह से बदल जाएगी? अचानक आर्या पूरी तरह से बदल जाती है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और उसके चारों ओर ऊर्जा की लहरें उठने लगती हैं। अब उसके अंदर सिर्फ आर्या नहीं है, अब वो शून्य ब्रह्मांड का एक नया अवतार है। कबीर और नंदिनी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि ये वही आर्या नहीं है। वे क्या करें? क्या वे अपनी पुरानी दोस्त को बचाने की कोशिश करें या उसे रोकने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए? आर्या अपने ही अंदर की दूसरी चेतना से लड़ने का फैसला करती है। ये सिर्फ एक बाहरी युद्ध नहीं बल्कि एक आंतरिक लड़ाई भी है। क्या वो अपनी पहचान बचा पाएगी या हमेशा के लिए खो जाएगी? आर्या को पता चलता है कि वो सिर्फ एक मानव नहीं रही, अब वो एक ब्रह्मांडीय शक्ति बन चुकी है। उसे एक फैसला लेना होगा, और या तो वो खुद को नियंत्रित करके दुनिया को बचाए या फिर अपनी शक्तियों के साथ खत्म हो जाए। आर्या जानती है कि अब एक ही रास्ता बचा है। वो अपनी नई शक्तियों का उपयोग करके शून्य ब्रह्मांड को हमेशा के लिए सील करने का फैसला करती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे खुद को भी कुर्बान करना होगा। जैसे ही आर्या अपनी अंतिम ऊर्जा झोंकती है, वो कबीर और नंदिनी की ओर देखती है और मुस्कुराती है। इस बार मैं सच में जा रही हूँ, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मैं अब भी मौजूद हूँ। कुछ महीनों बाद जब सब कुछ शांत लगता है, कबीर को एक और संदेश मिलता है। पोर्टल बंद हो चुका है, लेकिन एक नई दरार खुल गई है। नंदिनी को एक पुरानी रिसर्च फाइल मिलती है जिसमें लिखा होता है कि अगर कोई शून्य ब्रह्मांड से लौटा है तो उसका अस्तित्व कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। कहीं ना कहीं वो फिर से जन्म ले सकता है। आसमान में एक चमक उठती है, कहीं दूर एक नया पोर्टल खुल रहा है और इस बार आर्या की कहानी सच में खत्म नहीं हुई। कबीर और नंदिनी लैब में खड़े होकर स्क्रीन पर देखते हैं। एक नई ऊर्जा तरंगें एक और दरार खोल रही हैं। ये वही पोर्टल नहीं था जो पहले खुला था, बल्कि कुछ और डॉट, कुछ अनजान और शक्तिशाली। नंदिनी कुछ रिकॉर्डेड डेटा निकालती है। स्क्रीन पर एक नई दुनिया की झलक दिखती है, एक जगह जहाँ भौतिक नियम अलग हैं, जहाँ समय और स्थान झुक सकते हैं। कबीर बड़बड़ाता है, अगर आर्या सच में खत्म हो गई होती तो ये पोर्टल नहीं खुलता था। कहीं ना कहीं वो जिंदा है, लेकिन क्या अब भी वही आर्या है जिसे हम जानते थे? लैब के सभी डिवाइसेस अचानक बंद हो जाते हैं। फिर एक धीमी आवाज सुनाई देती है,
अगर तुमने इसे खोला तो पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। यह आवाज़ आर्या की लग रही थी, लेकिन इसमें कुछ बदला हुआ था। नंदिनी और कबीर एक फैसला लेते हैं। अगर आर्या जिंदा है तो उन्हें उसका पता लगाना होगा। वे अपने पुराने डेटा का उपयोग करके पोर्टल को स्थिर करते हैं और उसमें प्रवेश करने की तैयारी करते हैं। पोर्टल के दूसरी तरफ एक नया ब्रह्मांड था। वो एक विशाल चमकती हुई जगह जहाँ भौतिकी के नियम काम नहीं कर रहे थे। वहाँ हवा स्थिर थी, गुरुत्वाकर्षण अस्थिर था और हर चीज़ प्रकाश से बनी लग रही थी। कबीर और नंदिनी को जल्द ही पता चलता है कि वे अकेले नहीं हैं। वहाँ कुछ और प्राणी भी थे, अजीब चमकते हुए जीव जो मनुष्यों की तरह लगते थे, लेकिन उनसे बहुत अलग थे। उनका सामना एक रहस्यमयी शख्स से होता है जो खुद को अनंत प्रजापति कहता है। वो कहता है कि ये दुनिया ब्रह्मांड के सबसे पुराने और शक्तिशाली रहस्यों में से एक है और हर जो यहाँ आता है वो खुद को खो देता है। अनंत प्रजापति कबीर और नंदिनी को बताता है कि आर्या इस दुनिया में आ चुकी थी और अब वो एक नई शक्ति बन चुकी है। वो अब सिर्फ आर्या नहीं है, वो अनंत चेतना का हिस्सा बन चुकी है। कबीर को अपने आसपास एक जानी पहचानी उपस्थिति महसूस होती है। अचानक हवा में हलचल होती है और एक सिलहूट उभरता है आर्यात। लेकिन ये वही आर्या नहीं थी जिसे वे जानते थे। उसकी आंखें ब्रह्मांड की तरह चमक रही थी और उसकी आवाज़ में एक अनजान कंपन था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो कहती है। नंदिनी उससे पूछती है, क्या तुम अब भी हमें याद करती हो? आर्या जवाब देती है, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन अब मैं सिर्फ आर्या नहीं हूँ खुद, मैं इस ब्रह्मांड की संरक्षक बन चुकी हूँ। आर्या को अब दो विकल्पों के बीच फंसा दिया गया है। या तो वो अपनी पुरानी यादों को फिर से अपना ले या इस ब्रह्मांड की संरक्षक बनकर इसे बचाए। कबीर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अब भी इंसान है, लेकिन आर्या जवाब देती है, अगर मैं अपनी पुरानी यादों को अपना लूँ तो ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। लेकिन तभी एक और चेतना जागती है, एक दूसरी आर्यात। ये आर्या का पुराना अस्तित्व था जिसे अनंत प्रजापति ने कैद कर लिया था। अब एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी और दो आर्याओं के बीच अब आर्या को फैसला करना होगा। क्या वो खुद को बचाने के लिए इस ब्रह्मांड को त्याग देगी या इसे बचाने के लिए अपनी पुरानी पहचान छोड़ देगी? आर्या तय करती है कि वो इस ब्रह्मांड की रक्षा करेगी, लेकिन इसके लिए उसे अपनी भौतिक उपस्थिति छोड़नी होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, वो कबीर और नंदिनी से कहती है। एक विस्फोट के साथ आर्या की चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। उसकी ऊर्जा अब अनंत में विलीन हो चुकी थी, या शायद नहीं। कबीर और नंदिनी किसी तरह वापस अपने ब्रह्मांड में लौट आते हैं, लेकिन कुछ बदल चुका था। उनकी दुनिया पहले जैसी नहीं थी। एक रात कबीर को अपने लैब में एक और संदेश मिलता है, मैं अब भी यहाँ हूँ, लेकिन अब एक नई शक्ल में। स्क्रीन पर एक नाम उभरता है, अनंत आर्या। क्या आर्या सच में खत्म हो चुकी थी या वो अब ब्रह्मांड के किसी और हिस्से में एक नई ताकत बन चुकी थी?